दिल्ली कांग्रेस ने अपने सुरमाओं को चुनाव में उतारने का फैसला किया है। पहली लिस्ट में संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं दूसरी लिस्ट में आतिशी, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ अलका लांबा कालका जी से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 21 नाम जारी किए गए थे। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को टिकट दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। 2020 में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 और 2015 में 67 सीटें जीती थी। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल 3 बार चुनाव लड़े, तीनों बार जीते। केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से 2013 में उस समय की मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार शीला दीक्षित को 25,884 वोटों से हराया था। 2015 में भाजपा की नुपुर शर्मा दूसरे नंबर पर थी। एक दिन पहले केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। पूरे प्रदेश भर में संसद में बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के दिए गए बयान पर बसपा का प्रदर्शन शुरू हो गया है। हम आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये लखनऊ का हजरतगंज एरिया है और ये हजरतगंज एरिया स्थित बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो तमाम बसपा के कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हाथों में तख्तियाँ लेकर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर है, संविधान की किताब है, संविधान की प्रतियाँ हैं। तमाम हाथों में आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ हजरतगंज स्थित ये अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं वो यहाँ सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ पर अपने अपने तरह से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि गृह मंत्री इस्तीफा दें। ऐसे तमाम जो आप तस्वीरें, हाथों में तख्तियाँ और पोस्टर देख रहे होंगे वो दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भाजपा के कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो पहुँचे हैं। तो संसद में दिए गए बयान को जो तमाम दल, राजनीतिक दल हैं, वो अपना अपना हित बाबा साहब अंबेडकर के बहाने साधने में लग गए हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जनपद कन्नौज में आलू किसानों से मुलाकात की और बीजेपी सरकार पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने आलू की फसल और भाव को लेकर किसानों से बातचीत की है। इसके बाद उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कहा था। अखिलेश ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई है? यही नहीं, अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिन दहाड़े बैंक और व्यापारी लूटे जा रहे हैं। प्रदेश की जनता बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए ही सरकार संभल में खुदाई भी करवा रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र में प्याज उत्पादक किसान खुश थे क्योंकि दामों में काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला था। लेकिन विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद लगातार प्याज के दाम महाराष्ट्र में गिरते हुए दिख रहे हैं। नासिक की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव की बात करें तो बीते 10 दिनों में लासलगांव प्याज मंडी में जहां पर 36 रुपए प्रति किलो से 10 दिनों पहले प्याज खरीदा जाता था, अब वो दाम 17 रुपए 25 पैसे होने लगा है। किसान काफी ज्यादा परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जहाँ पर 12 दिसंबर को 3,600 रुपए प्रति क्विंटल प्याज का दाम था, वही अब बात करें तो 23 दिसंबर को 1725 रुपए प्रति क्विंटल वहाँ पर प्याज के दाम होने लगे हैं। यानी प्याज के दाम में आधे से ज्यादा वहाँ पर गिरावट दामों में देखने को मिल रही है। प्याज उत्पादक किसान परेशान हैं। उन्होंने सरकार से कहा है कि 20% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसे वहाँ से हटाया जाए। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में नासिक और दिंडोरी सीट महायुति इसलिए हार गई क्योंकि प्याज का मुद्दा काफी गर्म था। कैमरामैन दिलीप अवेर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे के बाद अब बंगले के आवंटन में भी शिवसेना शिंदे गुट के मंत्रियों को उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। शिवसेना शिंदे गुट के कई मंत्रियों को बंगले नहीं मिल पाए हैं, उनको फ्लैट से संतोष करना पड़ा है। कई मंत्रियों ने इस पर नाराजगी भी जताई है, जबकि बीजेपी कोटे के जितने भी मंत्री हैं उनको आलीशान बंगले अलॉट किए गए हैं। अगर मुंबई के सबसे विवादित बंगले की बात करें, रामटेक बंगले की बात करें, तो मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को रामटेक बंगला मिला है। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री के बंगले का अलॉट नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वर्षा बंगले में अभी रहने जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि कल 31 मंत्रियों को जो बंगले अलॉट किए गए थे उसमें शिवसेना कोटे के
कई मंत्री ऐसे हैं जिनको फ्लैट अलॉट किए गए, जिसको लेकर मंत्रियों ने नाराजगी भी जताई। दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। जयपुर दिल्ली हाईवे पर स्थित कोटपुतली में एक 3 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई है, जिसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कल दोपहर करीब 2 बजे की यह बात है। यह बच्ची खेलते हुए अपनी बड़ी बहन के साथ आई और इसी बोरवेल के गड्ढे में गिर गई। इसके बाद उसकी बड़ी बहन ने अपने माता पिता और तमाम आसपास के लोगों को बुलाया, बच्ची के लिए सहायता की मांग की है। इन लोगों ने प्रशासन को सूचित किया गया। प्रशासन की ओर से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच गई है और लगातार नई नई टेक्नोलॉजी से इस बच्ची को बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। यह बोरवेल का गड्ढा करीब 700 फीट गहरा है और यह बच्ची करीब 140 फीट गहराई पर फंसी हुई है। इसके पिता ने कुछ वक्त पहले इस बोरवेल को खुदवाया था और उसके बाद इसे बंद करने की तैयारी थी। बाकायदा उन्होंने जेसीबी भी बुला रखी थी, लेकिन बोरवेल को बंद कर पाते उससे पहले ही उनकी 3 साल की मासूम चेतना बोरवेल के गड्ढे में गिर गई है और इसे बचाने के लिए अब दुआओं में हाथ भी उठ रहे हैं। लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी से जल्द खत्म हो जाए और बच्ची सुरक्षित तरीके से बाहर निकल आए। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, कोटपुतली, न्यूज़ 24। महाकुंभ 2025 की शुरुआत होने में बस कुछ ही समय का वक्त बाकी है, तो ऐसे में अभेद किले में तब्दील हो रहा है महाकुंभ का पूरा क्षेत्र। आपको बता दें कि 50,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी कुंभ मेले के दौरान। एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन के जरिए, एंट्री ड्रोन के जरिए पूरे महाकुंभ क्षेत्र की पर नजर रखी जाएगी। वहीं सीसीटीवी 2700 की संख्या में लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं कि कैसे कुंभ मेले को सफल बनाया जा सके। वहीं यूपी एसटीएफ हो, एनएसजी कमांडोज हो या पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हो, सभी की भी तैनाती की जाएगी। इस बार 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, जो 26 फरवरी तक चलने वाला है। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ दीपक द्विवेदी, न्यूज़ 24 प्रयागराज। बांग्लादेश में हिंसा की गतिविधियां लगातार बढ़ते जा रही है और यहाँ पे हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मंदिर और इस्कॉन मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है। मंदिरों को जो पुजारी है उन्हें भी बख्शा नहीं जा रहा है। लगातार हिंसा की गतिविधियां को देखते हुए पूरे जो सीमा जो इलाका है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे बीएसएफ का यहाँ पे जो संख्या है उसको बढ़ा दिया गया है। बीएसएफ के जो जवान है चप्पे चप्पे पे निगाह रखे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि जो सिलीगुड़ी, मालदा, पेट्रापोल, नदिया, मुर्शिदाबाद जो बांग्लादेश भारत सीमा है, यहाँ पे बीएसएफ पैनी नजर रखा हुआ है, क्योंकि जो लगातार बांग्लादेश घुसपैठी है वो बंगाल के रास्ते यहाँ पे आना की कोशिश कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बांग्लादेशी आतंकवादियों का पकड़ा जाना एक सबसे बड़ा प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि बांग्लादेशी आतंकवादी यहां पहुंचकर एक बड़ा साजिश करने की कोशिश कर रहे थे, अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे और एक बार फिर से भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे सीमा सुरक्षा बल को बढ़ा दिया गया है। बीएसएफ के जवान उन ऐसे संदिग्ध लोगों को आने के लिए रोक रहे हैं, क्योंकि लगातार हिंसा वहां पे हो रही है और लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत आना चाहते हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। बीजेपी से नाराजगी की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने बिहार में नीतीश कुमार की मुंहमांगी मुराद पूरी कर दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने पीएम ऊषा योजना के तहत पटना विश्वविद्यालय को शोध विश्वविद्यालय का दर्जा ही नहीं दिया, बल्कि उसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि भी दी है। यह राशि पटना विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों के कायाकल्प पे खर्च होगा और पटना विश्वविद्यालय की तस्वीर जल्द ही बदलेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार केंद्र सरकार से यह मांग करते रहे थे कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले। हालांकि केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन बिहार में 2 विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय और LNMU यूनिवर्सिटी को शोध विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है और साथ ही पटना विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने के लिए भी दी है। इस राशि से पटना विश्वविद्यालय के विभिन्न
शोध से संबंधित जो रिसर्च पेपर होते हैं उनसे संबंधित कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जो इनकी बिल्डिंग है, जो हेरिटेज बिल्डिंग है, उनकी मरम्मत की होगी और साथ ही इनके साथ ही पटना विश्वविद्यालय को जो रैंकिंग में पिछड़ता जा रहा था अपने संसाधनों की वजह से, उन संसाधनों को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी ताकि वो MIRF रैंकिंग में वो ऊंचे नंबर पे आए और उसके बाद संभावना है कि पटना विश्वविद्यालय को भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल जाए। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी विनोद कांबली की अचानक सोमवार को तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद कांबली को थाने के आकृति अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। उन्हें ब्रेन क्लॉट होने के बाद अस्पताल ले जाया गया है। कांबली को अस्पताल में भर्ती कराने वाले सभी लोग उनके फैन हैं। अस्पताल से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उनकी सेहत फिलहाल ठीक है। कांबली लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में उनके चाहने वाले लोग जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज बासित अली ने भी विनोद कांबली से वीडियो कॉल पर बातचीत की और उनका सकुशल जाना। बासित अली ने कांबली के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। बॉलीवुड के